अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज एंजाइम्स। Enzymes are the biologically active proteins and these are globular proteins. According to Punjab textbook, all enzymes are globular proteins. आप लोगों ने बेशक फेडरल में पढ़ा होगा कि एक क्लास ऐसी है एंजाइम्स की जो कि RNA इन नेचर है, दैट इज राइबोजाइम। लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक में राइबोजाइम का जिक्र नहीं है। पंजाब टेक्स्ट बुक में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है ऑल एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो आप ये पंजाब टेक्स्ट बुक वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। नंबर 2, एंजाइम्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, those enzymes which consist of only proteins, and number 2, those enzymes which require non-protein part for their proper functioning. अब इस बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक में, सिर्फ उन एंजाइम्स का जिक्र है जिनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर होता है। जो एंजाइम सिर्फ प्रोटीन के बने हुए हैं उनकी डिटेल पंजाब टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, तो वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंजाइम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 प्रोटीन पार्ट एंड नंबर 2 नॉन प्रोटीन पार्ट। तो एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसके लिए कोफैक्टर की टर्म यूज की जाती है। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है जो एंजाइम के प्रोटीन पार्ट से अटैच है। इसके बारे में दो बातें लिखी हुई हैं बुक में। नंबर 1, कोफैक्टर एक्ट एज ब्रिज बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। नंबर 2, कोफैक्टर may provide chemical energy to the reaction. Next, cofactor की further classification. Cofactor is of two types. Number 1, organic in nature and number 2, inorganic in nature. अगर तो cofactor inorganic in nature है, it will loosely bound to the enzyme and it is known as activator. तो एक्टिवेटर की दो प्रॉपर्टीज, एक तो ये लूजली बाउंड होगा एंजाइम के साथ और नंबर 2 ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होगा। इसकी एग्जांपल्स में क्या आता है? मेटल आयंस, फॉर एग्जांपल आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर एंड सो ऑन। नंबर 2, कोफैक्टर मे बी ऑफ ऑर्गेनिक नेचर. Organic nature cofactor is further divided into two types. It may be tightly bound to the enzyme or it may be loosely bound to the enzyme. तो अगर कोफैक्टर की नेचर ऑर्गेनिक है और वो लूजली अटैच है या लूजली बाउंड है तो उसको हम कोएंजाइम कह देंगे और उसकी एग्जांपल्स FAD हैं, NAD है और ये विटामिन के डेरिवेटिव्स हैं। FAD and NAD are vitamin derivatives. बास बुक्स में हो सकता है आप पढ़ें कि FAD NAD एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप भी एक्ट करते हैं, लेकिन हमारी बुक में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ये एज ए कोएंजाइम एक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। और ये विटामिन से डिराइव होते हैं। FAD विटामिन B2 से डिराइव हुआ है और NAD विटामिन B3 से डिराइव हुआ है। नेक्स्ट, अगर ऑर्गेनिक नेचर कोफैक्टर टाइटली बाउंड है तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप की दो प्रॉपर्टीज, नंबर 1 इट इज ऑर्गेनिक इन नेचर एंड नंबर 2 इट इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम। इसकी एग्जांपल क्या है? Heme of cytochrome. Cytochrome are the proteins which are present in the electron transport chain on the inner membrane of mitochondria as well as on the thylakoid membrane, you know. These cytochromes contain a heme part that is non-protein part and is acting as prosthetic group. उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एंजाइम का प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को फर्दर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 एक्टिव साइट एंड नंबर 2 ग्लोब्यूलर पार्ट। एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ few amino acids. How much or how many amino acids? 3 to 12 amino acids are present in the active site.
एंड इट इज अ चार्ज बेयरिंग साइट। एक्टिव साइट पे स्पेसिफिक चार्ज होता है। स्पेसिफिक चार्ज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स एंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ओके, now active site is further divided into two sites. The one is binding site and other is catalytic site. Binding site, as the name indicates, it recognizes substrate and bind to the substrate to form enzyme substrate complex. After the formation of enzyme substrate complex, it activates the catalytic site. As the name indicates, catalytic site will catalyze the reaction and it will convert enzyme substrate complex into enzyme plus product. Okay? The two terms apoenzyme and holoenzyme. Simple. The protein part of enzyme is called apoenzyme. Protein part of enzyme is called apoenzyme, so that's why apoenzyme is inactive. ये सिर्फ प्रोटीन पार्ट है, इसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच नहीं है और इसीलिए एपोएंजाइम क्या होता है? इनएक्टिव। अगर इस प्रोटीन पार्ट के साथ कोफैक्टर अटैच हो जाए तो फिर ये एक्टिव हो जाएगा। फिर हम इसको कह देंगे होलो एंजाइम। होलो एंजाइम में होलो का मतलब है होल, कंप्लीट, तमाम, यानी कि जब नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो गया तो एक मुकम्मल एंजाइम बन गया, होलो एंजाइम बन गया, एंड ऑब्वियसली इट विल बी active. So these are the important terms related to enzymes and their examples. तो ये तमाम बातें मैंने लिख दी हैं। अगर इसमें से कोई MCQ आए तो मेरे ख्याल में आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, एंजाइम सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और अल्टीमेटली उससे क्या बन जाएगी? प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, ये डबल एरो क्या शो कर रहा है कि ये बात रिवर्सिबल है। जरूरी नहीं है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिले और हमेशा प्रोडक्ट ही बनाए। बहुत दफा ऐसा होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट नहीं बनाता, बल्कि एंजाइम अलग हो जाता है और सबस्ट्रेट दोबारा से अलग हो जाता है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कोलाइजन। समटाइम्स दो सबस्ट्रेट या दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट बन जाती है, दैट इज इफेक्टिव कोलाइजन। और समटाइम्स आपस में मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनती, दैट इज इनइफेक्टिव कोलाइजन। अब वो क्या चीज है जो इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कोलाइजन को डिटरमिन करेगी? दैट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलेंगे, अगर तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिल गई या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अचीव हो गई तो फिर तो प्रोडक्ट बन जाएगी। लेकिन अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ना मिली तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगी, बल्कि एंजाइम अलग हो जाएगा, सबस्ट्रेट अलग हो जाएगा। तो ये डबल एरो। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर डबल एरो क्यों शो हो रहा है? अगर प्रोडक्ट बन गई है तो वो वापस कैसे जाएगी? दिस डबल एरो इज इंडिकेटिंग द रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट दोबारा सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट, यहां पर बुक में बॉक्स में एक चेन रिएक्शन एक्सप्लेन किया हुआ है तो वो मैंने यहां पर कर दिया है। चेन रिएक्शन यहां पर आप देखें तो एक मॉलिक्यूल है A, दैट इज इनिशियल सबस्ट्रेट। वो B में कन्वर्ट हुआ, B C में कन्वर्ट हुआ और C D में कन्वर्ट हुआ और D से फाइनल प्रोडक्ट बन गई है, दैट इज E। तो E क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है और A क्या है? इनिशियल सबस्ट्रेट है। ओके, हर रिएक्शन को एक अलग एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, E1, E2, E3 एंड E4। अगर एंड प्रोडक्ट की मिकदार हमारी जरूरत से ज्यादा हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या करेगी? इस पाथवे को रोक देगी। कैसे रोकेगी? फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू। तो ये एंजाइम 1 को जाके इनहिबिट कर देगी, तो इसको बोलेंगे फीडबैक इनहिबिशन। तो दो तरह से स्टेटमेंट आ सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग molecule is responsible for feedback inhibition? The answer will be final product or E. दूसरी तरह से स्टेटमेंट कैसे आ सकती है? At which condition negative feedback or feedback inhibition will occur? वो कंडीशन कौन सी होगी? When
concentration of final product will increase. जब फाइनल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तब फीडबैक इनहिबिशन होगी. ओके. सेकंड है प्रीकर्सर एक्टिवेशन. व्हाट इज प्रीकर्सर? यहां पर प्रीकर्सर से मुराद इनिशियल सबस्ट्रेट है, और इनिशियल सबस्ट्रेट क्या है? ए. ये जो ए है ये इनिशियल सबस्ट्रेट है, इसी को प्रीकर्सर कह रहे हैं. सपोज रिएक्शन बहुत स्लो चल रहा है, प्रोडक्ट बहुत थोड़ी बन रही है. जब प्रोडक्ट थोड़ी बन रही होगी, रिएक्शन स्लो चल रहा होगा, तो ए का लेवल बहुत ज्यादा होगा, या ए मॉलिक्यूल या इनिशियल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हाई होगी. तो ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल सबस्ट्रेट विल एक्टिवेट द एंजाइम नंबर 4 टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. इसको बोलेंगे प्रीकर्सर एक्टिवेशन. अब इस एंजाइम को क्योंकि प्रीकर्सर ने एक्टिवेट किया है या इनिशियल सबस्ट्रेट ने एक्टिवेट किया है, इसलिए इस एक्टिवेशन को हम प्रीकर्सर एक्टिवेशन कहेंगे. तो अगर वो पूछ ले कि प्रीकर्सर एक्टिवेशन कौन करता है, तो आंसर होगा इनिशियल सबस्ट्रेट या ए. और किस वक्त करता है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल सबस्ट्रेट. ओके. उसके बाद एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारी बुक में दो मॉडल्स दिए गए हैं. नंबर 1 लॉक इन की मॉडल एंड नंबर 2 इंड्यूस फिट मॉडल. लॉक इन की मॉडल के मुताबिक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज रिजिड, यानी कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एंजाइम की एक्टिव साइट में कोई चेंज नहीं आता अकॉर्डिंग टू लॉक इन की मॉडल. But according to induced fit model, during chemical reaction, the active site of enzyme become modified. एंजाइम की एक्टिव साइट मॉडिफाइड होती है इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. लॉक-इन की मॉडल वाज proposed by Emil Fischer and induced fit model was proposed by Daniel Koshland. साइंटिस्ट के नेम्स आपने याद करने हैं क्योंकि पिछले 1-2 सालों से साइंटिस्ट के नेम आ रहे हैं यूएचएस में, पहले नहीं आते थे. फॉर एग्जांपल पिछले साल एमसीक्यू था लॉक एंड की मॉडल वाज मॉडिफाइड बाय, तो आंसर था इसका डैनियल कोशलैंड. ओके. यहां पर एक बात याद रखेंगे, एंजाइम इज द की एंड सबस्ट्रेट इज द लॉक. हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो ए लेवल के हैं या किसी और स्टूडेंट ने ये पढ़ा हो कि एंजाइम जो है वो लॉक है और की जो है वो सबस्ट्रेट है. लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक में जो कंसेप्ट यूज हुआ है हमने उसको लेकर चलना है यूएचएस में या एमडी कैट में. तो पंजाब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग एंजाइम इज द की एंड लॉक इज द सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट इज द लॉक. ओके. Next we move towards the factors affecting the rate of enzyme action. वो कौन से factors हैं जो एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करते हैं? नंबर 1 एंजाइम कंसंट्रेशन. अब ये ग्राफ है एंजाइम कंसंट्रेशन ऑन एक्स एक्सिस एंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑन वाई एक्सिस. यहां पर आपको दो तरह के ग्राफ नजर आ रहे हैं, एक ब्लैक कलर में स्ट्रेट लाइन और एक ब्लू कलर में शुरू में स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट हो गई है. ब्लैक लाइन स्ट्रेट लाइन किस वक्त आएगी? जब सबस्ट्रेट लिमिटेड होगा या अनलिमिटेड. जी ये लिख दिया है मैंने अनलिमिटेड सबस्ट्रेट. बुक में एंजाइम कंसंट्रेशन के टॉपिक में 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं. पहला पैराग्राफ एक्सप्लेन हुआ है कि जब सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है, और दूसरा पैराग्राफ एक्सप्लेन हुआ है कि जब सबस्ट्रेट लिमिटेड है. तो अगर सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है फिर तो लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी. स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि एंजाइम को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे एंजाइम की कंसंट्रेशन को, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा क्योंकि सबस्ट्रेट क्या है? अनलिमिटेड. आप केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट. आप पढ़ते हैं लेट्स सपोज 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक वो रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो एंड पर बच जाता है वो एक्सेस है. तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, एक्सेस पे डिपेंड नहीं करता. तो यहाँ पर सबस्ट्रेट क्योंकि अनलिमिटेड है यानी कि एक्सेस में है, तो रेट ऑफ रिएक्शन टोटली किस पे डिपेंड करेगा? एंजाइम कंसंट्रेशन पे. तो जैसे जैसे एंजाइम बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा. ये फर्स्ट केस था. सेकंड पैराग्राफ में जो ग्राफ बनेगा वो है जी ब्लू कलर में
वो क्या कंडीशन है, लिमिटेड सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट लिमिटेड है तो जाहिर है शुरू में तो एंजाइम को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन मजीद इंक्रीज नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर पहुंच के क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो हम अगर एंजाइम को इंक्रीज भी करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। ओके, सेकंड है जी, सेकंड फैक्टर है हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ओके, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो वाई एक्सिस पर मौजूद है। यहां पर सिंपल ये वही उसी तरह की कर्व बन रही है कि शुरू में तो रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और इंक्रीज होता जाएगा विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जाके ये कांस्टेंट हो जाएगा। एक्चुअली ये जब इंक्रीज कर रहा था इसका मतलब है कि इस वक्त एंजाइम की एक्टिव साइट्स अवेलेबल थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि सबस्ट्रेट को तो इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि एंजाइम क्या हो चुके हैं, सैचुरेट, और तमाम एक्टिव साइट्स इनकी ऑक्युपाई हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं एंजाइम के और 50 मॉलिक्यूल्स थे सबस्ट्रेट के। मैंने 50 से 70 मॉलिक्यूल्स कर दिए सबस्ट्रेट के, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। मैंने 90 कर दिए, इंक्रीज होगा। मैंने 100 कर दिए, इंक्रीज होगा। अब एंजाइम के भी 100 मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट के भी 100 हैं। अब अगर मैं मजीद सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल इंक्रीज करूंगा, लेट्स सपोज 200 कर दूंगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी तमाम एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स ऑक्युपाइड हैं, कोई एक्टिव साइट फ्री नहीं है। तो ये वो पॉइंट होगा कि जब रेट ऑफ रिएक्शन मजीद इंक्रीज नहीं होगा या मजीद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज नाउ ऑल द एक्टिव साइट्स of enzymes are occupied. Next, temperature. Temperature और rate of reaction ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक लिमिट तक। एक्चुअली टेम्परेचर को इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज्यादा होती है। मॉलिक्यूल्स की जितनी मूवमेंट ज्यादा होगी उतनी कोलिजन्स ज्यादा होंगी। जब कोलिजन्स ज्यादा होंगी तो प्रोडक्ट बनने का चांस भी ज्यादा होगा, तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। तो आप देखेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम है, क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है तो एंजाइम्स तकरीबन इनएक्टिव हो चुके होते हैं। At very low temperature enzymes become inactive approximately। तो क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं at very low temperature, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, कोलिजन्स बहुत कम हो रही हैं। अब टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, कोलिजन्स इंक्रीज कर रही हैं, प्रोडक्ट ज्यादा बन रही है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है। ये वो पॉइंट है जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो चुका है। जिस टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है, और हमारी बॉडी में ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री है। हमारी बॉडी में ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, अब अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली बुक में लिखा हुआ है एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर विल डबल द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर है 17 डिग्री, मैंने उसे इंक्रीज करके 27 डिग्री कर दिया, 10 डिग्री बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। फिर मैंने 27 से 37 कर दिया, यानी कि मजीद 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया, तो अगेन रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। अब 37 डिग्री तो ऑप्टिमम टेम्परेचर आ गया ना,
अब अगर मैं 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल नहीं होगा, बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन 0 की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जब आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो एंजाइम आहिस्ता आहिस्ता डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल 0 के करीब आ गया है, इट इज ड्यू टू डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। और एंजाइम की डीनेचरेशन क्यों होती है? टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ब्रेक होने से एंजाइम का टर्शरी या ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है और एंजाइम डीनेचर हो जाता है। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, पहले काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही थी ऑप्टिमम टेम्परेचर तक या मैक्सिमम रेट तक, उसके बाद इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि एंजाइम के मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो एटम्स में वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसका अपना स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच। पीएच का ग्राफ भी तकरीबन इसी तरह का बेल शेप है, लेकिन पीएच का ग्राफ जरा नैरो है क्योंकि पीएच रेंज बहुत कम है। टेम्परेचर में तो ये था कि इंक्रीज करते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन पीएच में ऐसे नहीं है। पीएच को आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों कंडीशंस में डिक्रीज ही होगा। A very small range of pH at which rate of reaction will be maximum, that is known as optimum pH। ये maximum rate है, ये optimum pH है। अब pH में दो तरह से चेंज बुक में दी गई है। नंबर 1 slight change in pH and नंबर 2 extreme change in pH। Slight change in pH will ionize the enzyme or substrate, but extreme change in pH will cause denaturation of enzyme due to the breakage of ionic bond। एक्चुअली पीएच को चेंज करने का मतलब है H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को चेंज करना। H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन जब चेंज होगी तो ऑब्वियसली आयोनाइजेशन को अफेक्ट करेगी, तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज होने से एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों की आयोनाइजेशन हो सकती है अगर तो स्लाइड चेंज है। लेकिन अगर मैं एक्सट्रीम चेंज कर दूं तो आयोनाइजेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आयोनिक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। जब आयोनिक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो एंजाइम अपना ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रख पाएगा और अल्टीमेटली एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। तो डिफरेंस याद रखेंगे, टेम्परेचर की वजह से जो डीनेचरेशन हो रही है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और पीएच की वजह से जो डीनेचरेशन हो रही है उसके अंदर आयोनिक बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। ओके जी, तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इनहिबिटर्स को। Inhibitors are those molecules which attach to enzymes but do not convert into product। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम से अटैच तो होते हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनाते। इसकी एग्जांपल्स बुक में गिवन है, सायानाइड है, पॉइजन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सी ड्रग्स हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, ये तमाम एज ए इनहिबिटर एक्ट करते हैं। ओके, नाउ inhibitor is divided into two types. Number 1 irreversible inhibitors and number 2 reversible inhibitor. As the name indicate, irreversible inhibitor will permanently block the enzymes. They will covalently bound to enzyme. Once they attach to enzyme, they will never detach। एक मर्तबा ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाएंगे तो फिर ये डिटैच नहीं होंगे, इसीलिए इनको इर्रिवर्सिबल इनहिबिटर कहा जाता है। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो हैं जो कि टेम्परेरीली बाउंड करते हैं एंजाइम के साथ। नाम से ही जाहिर है, रिवर्सिबल इनहिबिटर जो कि टेम्परेरीली बाउंड करेंगे एंजाइम के साथ, कुछ टाइम के लिए बाउंड करेंगे वीक लिंकेजेस के जरिए से और उसके बाद सेपरेट हो सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को आगे से फर्दर हमारी बुक में दो में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कंपैटिटिव इनहिबिटर एंड नंबर 2 नॉन कंपैटिटिव। ये क्लासिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, फेडरल की बुक से तो परेशान नहीं होना, आपने इसी को फॉलो करना है। ओके, नॉन कंपैटिटिव एंड कंपैटिटिव। कंपैटिटिव का मतलब है कंपटीशन, तो कंपैटिटिव इनहिबिटर हमेशा स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं सबस्ट्रेट के, और नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर सबस्ट्रेट से डिसिमिलर होते हैं। क्या मतलब? अब इनहिबिटर ने भी एंजाइम से अटैच होना है और जो रियल सबस्ट्रेट है उसने भी एंजाइम से अटैच होना है। तो उन दोनों के दरमियान अगर कंपटीशन हो कि किसने पहले जाके बाइंड करना है तो उस इनहिबिटर को हम कंपैटिटिव इनहिबिटर कहेंगे। डायग्राम से देखेंगे, ये मैंने एंजाइम ड्रॉ किया है।
ये एंजाइम की एक्टिव साइट है और ये एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट है। एलोस्टेरिक साइट पंजाब टेक्स्ट बुक में थ्योरी में गिवन नहीं है, एंड पे ग्लॉसरी में गिवन है, ठीक है। तो ये एक्टिव साइट है और ये एलोस्टेरिक साइट है। ये हमारे पास रियल सबस्ट्रेट, आप इजीली देख सकते हैं कि जो रियल सबस्ट्रेट है उसकी शेप से साफ नजर आ रहा है कि वो इजीली एक्टिव साइट पे आकर बाइंड कर सकता है। और ये मैंने 2 इनहिबिटर्स बनाए हैं। इनकी शेप्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा कंपेटिटिव इनहिबिटर होगा। ऑब्वियसली जो सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चरली सिमिलर है। तो ये जो इनहिबिटर है ये सबस्ट्रेट के साथ सिमिलर है, इसका जो ये वाला पोर्शन है, यानी कि ये कंपेटिटिव इनहिबिटर अपनी शेप की वजह से इजीली एक्टिव साइट पे जाके अटैच हो सकता है। तो यही 2 बातें पढ़ी थी कि कंपेटिटिव इनहिबिटर स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं सबस्ट्रेट के और ये एक्टिव साइट के साथ जाकर बाइंड होते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया आपको कि ये कंपेटिटिव इनहिबिटर स्ट्रक्चरली सिमिलर है सबस्ट्रेट के और ये एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो सकता है। लेकिन आप देखें तो ये जो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर मैंने ड्रॉ किया है रेड कलर में, ये स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं है बल्कि ये डिसिमिलर है सबस्ट्रेट से और इसीलिए ये एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होगा बल्कि ये कहाँ बाइंड होगा, एलोस्टेरिक साइट पे। नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर कहाँ बाइंड होगा, ये एलोस्टेरिक साइट पर जाकर बाइंड होगा। अब क्योंकि ये एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड हो रहा है तो इसका सबस्ट्रेट के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। ओके, बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके इनहिबिटर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। वो लाइन एक्चुअल में आनी तो कंपेटिटिव इनहिबिटर के नीचे चाहिए थी, लेकिन बुक में उसको रिवर्सिबल इनहिबिटर के नीचे लिखा हुआ है। तो अगर तो ऑप्शंस में कंपेटिटिव भी हो, रिवर्सिबल भी हो, नॉन कंपेटिटिव भी हो, इस तरह से ऑप्शंस हो तो ज्यादा बेटर ऑप्शन कंपेटिटिव बनेगी। लेकिन अगर कंपेटिटिव की ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आप रिवर्सिबल कर देंगे, क्योंकि कंपेटिटिव इनहिबिटर वाले केस में ये दोनों ने सेम साइट पे बाइंड होना है। यहां पर अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो इनहिबिटर जो है वो उसके लिए अटैच होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वाले मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होंगे, ये इनहिबिटर से पहले ही अटैच हो जाएंगे। लेकिन अगर नॉन कंपेटिटिव वाला केस लें तो नॉन कंपेटिटिव ने तो यहाँ पे अटैच ही नहीं होना। सबस्ट्रेट को जितना मर्जी ज्यादा कर लें, सबस्ट्रेट के साथ इनहिबिटर का कंपटीशन ही नहीं है। नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर ने तो यहाँ पर अटैच होना है। तो लिहाजा वो लाइन सिर्फ कंपेटिटिव के लिए बनती है, लेकिन बुक में वो रिवर्सिबल के लिए लिखी हुई है। तो बस ये जरा थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर अगर ये नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर यहाँ पे अटैच हो जाए तो एक्टिव साइट तो फ्री है, और अगर एक्टिव साइट फ्री है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो रिएक्शन होगा। नो, ऐसा नहीं है। जब ये नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड करता है तो ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। जब ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देगा, एक्टिव साइट को ही चेंज कर देगा, तो फिर रियल सबस्ट्रेट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। ओके जी, तो ये तो हो गए इनहिबिटर्स। बुक में एक एग्जांपल दी हुई है कंपेटिटिव इनहिबिटर की। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला है। सिंपल है, वेरी इजी, CH2CH2 COOH, सिंपल सक्सिनिक एसिड। अब अगर सक्सिनिक एसिड को कन्वर्ट करना है फ्यूमेरिक एसिड में, सक्सिनिक एसिड को कन्वर्ट करना है किसमें, फ्यूमेरिक एसिड में, तो उसके लिए एंजाइम है सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। और यहां पर FAD कन्वर्ट होगा FADH2 में, यानी FAD एक्ट कर रहा है एज ए कोएंजाइम, FAD एक्ट कर रहा है एज ए कोएंजाइम। ये बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई, ये बात आपके चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जेटिक्स क्रेब्स साइकिल में आपने पढ़ा था। क्रेब्स साइकिल में याद करें एक स्टेप था सक्सिनेट से फ्यूमारेट का बनना। जब सक्सिनेट से फ्यूमारेट बनता था तो FAD से FADH2 बनता था। तो वहां से ये बात मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है कि FADs का मतलब है इस एंजाइम के लिए एज ए कोएंजाइम एक्ट करेगा। और ये एंजाइम के नाम से जाहिर है डिहाइड्रोजिनेज, इसने क्या करना है, 2 हाइड्रोजन्स को रिमूव कर देना है। ये वाली जो हाइड्रोजन है और जो ये वाली हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन्स FAD के साथ जाके FADH2 बना देंगी और कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट है हमारी फ्यूमेरिक एसिड। ओके, अब यहां पर एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज मेलोनिक एसिड।
मेलोनिक एसिड बेसिकली इनहिबिटर है इस एंजाइम का। सक्सीनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर है कौन? मेलोनिक एसिड। अब मेलोनिक एसिड में देखें तो उसी तरह से 2 COOH हैं, इस वजह से मेलोनिक एसिड एंजाइम के साथ अटैच तो हो जाएगा, लेकिन मुझे बताएं अगर इसमें से ये 2 हाइड्रोजन्स निकल भी जाएं तो 2 कार्बन ही नहीं है कि डबल बॉन्ड बन के ये वाली प्रोडक्ट बन सके। तो प्रोडक्ट कभी नहीं बन सकती है। आपके सामने नजर आ रहा है कि एक कार्बन है तो एक कार्बन से तो फ्यूमेरिक एसिड नहीं बन सकता। हाँ, लेकिन COOH तो इस साइड से ये एंजाइम से अटैच जरूर हो सकता है। तो ये कंपेटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल है। और एक काम आपने करना है, पीएच का टेबल बुक में दिया हुआ है, वो टेबल आप लोगों ने लाजमी याद करना है, ठीक है। उसमें से अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि कौन सा एंजाइम जो है वो हाईली अल्कलाइन पीएच पे काम करता है, कौन सा हाईली एसिडिक पीएच पे काम करता है। तो उससे रिलेटेड आप लोगों ने वो टेबल लाजमी याद करना है, पीएच का पंजाब टेक्स्ट बुक में गिवन है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।